आज हमारे बीच है ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपना स्कूल खोला जो कि आरसी एकेडमी के नाम से जाना जाता है। आप लोग बहुत सारे दर्शक जो देख रहे होंगे वी स्टूडियो का यह कार्यक्रम, उनको मालूम होगा आरसी एकेडमी बहुत ही नामी स्कूल है। उसके ऑनर होने के बावजूद भी उसके प्रिंसिपल भी है, प्लस एक कोचिंग संस्था भी चलाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इन्होंने कैसे इस दोनों को मैनेज किया है और कैसे बच्चे को डिसिप्लिन में रखते हैं, उसे बच्चे को शिक्षा देते हैं। उससे पहले जी नमस्कार, मैं सोनी सिंह आप लोगों को केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आपने अपना कीमती समय केवी स्टूडियो को प्लेटफॉर्म को दिया, इसके लिए केवी स्टूडियो का सारा टीम आपके लिए आभारी रहेगा। सबसे पहले मैं रोशन सर का आभारी हूँ और उनकी इस टीम का, जिन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं उनके समक्ष कुछ अपने विचारों को रख पाऊँ। जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम आचार्य धनंजय झा है। मैंने MA B.Ed कर्मकांड से किया है और फॉर्मली आई एम प्रिंसिपल इन RC एकेडमी स्कूल इन पोखरिया, हुज डायरेक्टर इज मिस्टर मुकेश कुमार। एंड उनके द्वारा बहुत जीवन में हमें सीख दिया गया कि कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे बच्चों को समझा जाए। क्योंकि हम अपने जीवन में अगर शिक्षा क्षेत्र में दो व्यक्ति को अहम भूमिका देते हैं। सर्वप्रथम द चेयरमैन ऑफ सेंट जोसेफ मिस्टर अभिषेक कुमार सिंह और दूसरे मुकेश कुमार जी को। अभिषेक जी ने मुझे पढ़ाने का तरीका बताया जी। और जीवन में डिसिप्लिन क्या होता है उन्होंने मुझे ये सिखाया था, ड्यूटी, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। और मुकेश सर ने आम लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, आम लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, उन्होंने मुझे ये बतलाया था। हालांकि मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और अपने ही बलबूते पर मैंने आज जहाँ तक भी जो शिक्षा प्राप्त की उसमें मेरे माता पिता का सबसे अहम स्थान रहा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए मैंने अपने जो ही हमसे संभव हो पाया, जिस उपलब्धि को मैंने पाना चाहा था, उसमें उन्होंने मुझे जमकर साथ दिया था और कभी ये नहीं बोला कि ऐसे नहीं करना है, जो तुम्हें करना है मन से करो। जी। तो सर आपने अपना आरसी एकेडमी ओपन किया पोखरिया में, तो उसमें कौन कौन से क्लास के बच्चे को आप पढ़ाते हैं? हमारे पास अभी क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की है, CBSE से एफिलिएटेड है वो जी। और हमारे यहाँ BPL कार्डधारी जो बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन दिया जाता है जी। और ये हमारा स्कूल जो है RC एकेडमी, वह बेगूसराय का सबसे पहला स्कूल है जिसने खुद जाकर शिक्षा विभाग से कहा था कि मुझे ये चाहिए, मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूँ। और BO साहब ने इस बात की काफ़ी तारीफ भी की थी और उसके बाद से चूँकि नियम भी है कि आप कुछ बच्चों को अपने अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, BPL कार्डधारियों को, जिसके लिए भी एक ग्राम बचा है। SOS ग्राम आपने सुना होगा, SOS ग्राम सुना होगा, उनको गवर्नमेंट हैंडल करती है और उसके बच्चे सभी जगह अभी भी पढ़ते हैं। तो जो शिक्षा जगत है हमारा, सबसे पहले जो स्कूल खोला गया, तो हमारा स्कूल में जो बच्चे हैं वह ऊंचे तबके के परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, वो एक मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके माता पिता प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं। बेगूसराय में जितने भी जो बच्चे हमारे पास हैं उनकी फीस बेगूसराय में सबसे कम अभी हम ही लेते हैं। तो ये स्कूल सर कब ओपन हुआ? आपने बताया था कि 1984 में ये स्कूल खुला था और मैंने कहा इसके फाउंडर सबसे पहले हमारे मुकेश जी थे और उन्होंने अपना लगभग जीवन इसी में व्यतीत कर दिया था। सर इसके अलावा आप कोचिंग संस्था भी चलाते हैं? हाँ। तो उसमें कैसे कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? उसमें देखिए हमारे पास तो 8, 9, 10, 11, 12 जी मैं उसे पढ़ाता हूँ, स्पेशली संस्कृत, हिंदी और जो SST पेपर्स होते हैं जैसे हिस्ट्री का है, सिविक्स का, ज्योग्राफी है, उसको भी पढ़ाता हूँ बच्चों को जी। तो सर आप बच्चे को किस तरीके से डिसिप्लिन में रखते हैं? सबसे पहले देखिए, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए खुद को डिसिप्लिन में रखना होगा। बिल्कुल। वी शुड
make a distance between a student and a teacher. We should have. Otherwise, when he understood he is my friend, then do not behave well with you. जब वो समझ जाएगा कि हमारा मित्र है, तो वो आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा और उसको ऐसा भी फीलिंग नहीं होना कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि बच्चों को पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, पढ़ाने से पहले उसको पढ़ना होता है, क्योंकि अब समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको हम कहते हैं कि नहीं ये नहीं पढ़ पाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ नहीं पाएगा, हम उसको पढ़ाने के लायक नहीं है जी। वो बच्चा तो है ही, उसके पास अज्ञानता है, तभी तो वो बच्चा है। उसको पहले समझना होगा कि वो किस मोड का बच्चा है, किस तरह से जाना चाहता है। अगर वो खेल खेल में पढ़ना चाहता है, हमें उसके साथ खेलना भी होगा, हमें उसके साथ खेलना भी होगा। अगर थोड़ा देखते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा लाड प्यार से पढ़ने वाले होते हैं, तो उनको उन्हीं के मोड में जाइए आप, ताकि उसको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरी बातों को सुनता है, समझता है। मोस्ट ऑफ क्या होता है, बच्चे जो लाड़ प्यार में लोग कहते हैं लाड़ प्यार में बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो होता है क्या, घर से मिला उसको लाड़ प्यार, स्कूल में या बाहर की दुनिया में उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्टनेस मिलती है, जिसके कारण वो बहुत ही रूठ जाता है। और उसका जिस चीज़ में अगर उसको रूडनेस मिलता है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। बिल्कुल। तो उसको ऐसा फीलिंग ना मत दीजिए, उसको ऐसा बनाइए, उसको समझने का प्रयास कीजिए वो क्या कहना चाहता है। अभी बहुत जगहों पे, जैसे जिस समय मैं सेंट जोसेफ में एचओडी था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था मैं इस समय में, विगत मैंने 4.5 साल वहाँ भी काम किया है, सेंट जोसेफ में भी 4.5 साल काम किया है सर के अंदर में। और वहाँ से मुझे ये अनुभव प्राप्त हुई है कि सबसे पहले बच्चों को समझिए। बच्चे आपसे क्यों शेयर करेंगे कोई बात, क्योंकि आप एक अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो एक अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके लिए आप अपरिचित हैं, आपके लिए वो अपरिचित है। आखिर आज जैसे मान लीजिए कि मैं एक ऑनलाइन क्लास में चलाता हूं, तो हमारे साथ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ बच्चियां जुड़ी हुई हैं ड्यू की, तो उनको मैं ऑनलाइन संस्कृत और हिंदी पढ़ाता हूं ऑनर्स लेवल का। तो सबसे पहली चीज़ है कि आज वो बच्चे मुझसे क्यों जुड़े हैं, या सड़क पे कोई बच्चे मुझे क्यों रुक के प्रणाम करेंगे। सबसे पहले उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरे पिता के तुल्य हैं, जो मेरी बातों को बिल्कुल एक पिता की तरह समझेंगे जी। और जब वो ये समझ जाएगा कि ये मेरे श्रेष्ठ हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं, तो वो आपसे अपने विचारों को कहने बिल्कुल ही संकुचित नहीं होगा और वो ओपन होकर अपने विचारों को कहेगा कि उसको कहाँ समस्या है, और तभी आप अच्छे से उसको पढ़ा सकते हैं, आगे से उसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कॉपी लिए, कलम लिए, मैथ बता दिए, हो गया, ऐसा नहीं होता। ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ने से पहले, उसको पढ़ाने से पहले खुद को पढ़ना होगा कि हम उसे कैसे पढ़ पाएं, तभी हम एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो सर, आप अपने स्कूल में, कोचिंग में, जैसा कि आपने बताया ऑनलाइन क्लास में, आप बच्चे को किस तरीके से शिक्षा देते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जब एक जगह ग्रुप जमेगा, जब बच्चों का एक ग्रुप होता है, उसमें कई तरह के बच्चे होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल और मिड लेवल। क्योंकि कहा जाता है कि कमज़ोर कहना नहीं है बच्चों को। बाय बॉर्न जो होता है, हर एक व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि एवरी वर्ड बाय बॉर्न स्कॉलर, हर एक व्यक्ति या हर एक बच्चा जन्मजात विद्वान होता है। तो उसको संवारने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को समझते हैं। कैसे समझते हैं? मानिए कि एक कोई बच्चा है जो कि क्लास में 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिसको आपकी आवश्यकता नहीं होती है। वो केवल आप उसको पुशअप करिए, उसको आगे बढ़ाइए, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। 40% बच्चे होते हैं जिनको आपकी आधी आवश्यकता होती है और जो 40% होते हैं उनके ऊपर आपको कड़ी मेहनत करने की उसके ऊपर आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। वो नहीं कर सकता मेहनत, क्योंकि उसको मेहनत पता ही नहीं क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले देखिए रुझान, उसके लिए उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। जैसे मानिए कि जिसने कभी आज तक जीवन में बैट बॉल नहीं खेला होगा, क्रिकेट नहीं खेला होगा या मोबाइल का यूज नहीं किया होगा, सोचिए पहली बार जिसमें किसी ने मोबाइल को देखा होगा, एंड्रॉयड मोबाइल को देखा होगा, उसको क्या लगा होगा कि ये कैसे चलता होगा। तो उसके फीचर्स हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, टीचर को भी उसको अट्रैक्ट करने के लिए खेल में, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को लेसन याद नहीं हो रहा है, मैंने दिया कि पूरी लेसन आपको याद करना है, क्वेश्चन बना के लाना है, नहीं हो रहा है,
तो मैंने क्या किया उसमें, जैसे 40 बच्चे हैं मेरे पास, 40 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो मैंने 10 का ग्रुप बांट दिया जी। और मैंने कहा कि कल तुम्हारा क्विज होगा, कल तुम्हारा क्विज होगा। और क्विज कैसा होगा, तो सवाल भी तुम ही पूछोगे और जवाब भी तुम ही दोगे। सवाल भी तुम ही पूछोगे और जवाब भी तुम ही दोगे। अब सवाल ये है, और एक और उसमें कुछ नियम बना देता हूं कि जो क्वेश्चन एक बच्चा पूछ बैठेंगे दोबारा वो क्वेश्चन नहीं होगा, अन्यथा नेगेटिव मार्क्स। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है कि अगर कोई कमजोर बच्चा है, ठीक है, उसको किताब में रुझान नहीं है, परंतु रात भर तो जगा होगा, मम्मी को डिस्टर्ब तो किया होगा, पापा को डिस्टर्ब तो किया होगा, भाई को डिस्टर्ब किया होगा कि भैया क्वेश्चन बना दो, कम से कम कल पूछना है। अब देखिए कम से कम अगर 20 क्वेश्चन उसके भाई ने या परिवार ने बना दिया उसके लिए, या शिक्षक ने बना दिया जो उसको पढ़ाने जाते होंगे, तो 20 में कम से कम 10 क्वेश्चन तो उसके माइंड में होगा कि ये क्वेश्चन हमको पूछना है। और पहले, और वो देखिए उसमें क्या होता है, एक्साइटनेस होती है क्या कि सर पहले मुझसे, और जिस समय बच्चों में ये आ गई ना सर पहले मैं, तो डेवलप करेगा वो। अभी हाल की घटना है, एक बच्ची है तो उसको संस्कृत में कोई इंटरेस्ट नहीं थी जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि इसको कि एक एक्स्ट्रा पेपर लेना होगा, तो उसने एक्स्ट्रा पेपर में संस्कृत ले लिया। और विगत 2 महीने पहले की बात है, और उसने मुझसे कहा कि सर संस्कृत तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं, क्योंकि वो सेंट पॉल की ब्रांच थी, तो सेंट पॉल में 8 के बाद संस्कृत नहीं होती है। तो मैंने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लोगी। सर ऑनर्स लेवल का है। मैंने कहा लेवल से मतलब नहीं, तुम्हारा अपना लेवल बढ़ाना होगा, बुक का तो लेवल वही रहेगा ना, तुमको अपना लेवल बढ़ाना होगा। कैसे लेंगे? मैंने कहा कभी गीत सुनते हो? हाँ सुनते हैं सर। तो मैंने कहा गुनगुनाते हो? उसको अटपटा लग रहा होगा, पढ़ाने बुलाए ये टीचर क्या कर रहे हैं, वो गीत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा देखो गीत सुनते हो ना, था क्यों गुनगुनाते हो उसको? क्या याद देखा जाए कि जो चीज़ आपको या जो सॉन्ग्स आपको अच्छे लगते हैं, सपोज डैट दुर्गा पूजा के समय हम लोग सॉन्ग सुनते हैं माता का, तो अपने आप मन में वो चलता रहता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो मन को छू रहा है। तो इसी प्रकार से अगर बाय हार्ट, और संस्कृत में बच्चों को मैंने तोड़ तोड़ के खंड खंड खुद से उसको मैंने बताया, और आज वह मेरे बिना भी शब्दों को तोड़ लेती है और अच्छे से पढ़ती है। उसका मीनिंग अभी जब उसके टीचर्स उससे पूछते हैं वो खुद ब खुद बताती है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, मैं केवल उसका एक गाइड था, जो मैंने केवल उसको सलाह दिया कि तुम ऐसे करो, और मैंने उसको कुछ करके बतलाया। परंतु होता है क्या कि उस बच्ची का सबसे इसमें अहम योगदान था जिसने उसके प्रति अपने रुझान को दिखलाई। तो बच्चे जब तक आगे बढ़ना चाहेंगे तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, हम वो शिक्षक होते हैं जो केवल उनके सही रास्ते पे लाने का काम करते हैं। हम शिक्षक हैं तो हमारा सही मायने में एक दायित्व है कि जो बच्चे जैसे पद से भ्रमित हो गए हैं, पढ़ाई किया और बीच पढ़ाई में किसी कारण से ड्रॉप कर दिया। अभी जैसे हमारे पास बहुत सारे आते हैं, वो पब्लिकेशंस वाले आते हैं तो किताब देते हैं हम लोगों को। मैं किताब अपने पास रखता नहीं, मैं उन बच्चों को, नीडी बच्चों को जिनके पास आवश्यकता है उसकी, मैं उनको बुक डोनेट कर देता हूँ। और जहाँ से भी उपलब्ध हो सकती है, अगर जैसे मान लीजिए किसी के पास हिंदी की बुक्स नहीं है या मैथ की बुक नहीं है, कोई पब्लिकेशन वाला अगर हमारे संपर्क में है तो मैं उनसे पूछता हूँ है क्या आपके पास, या नहीं होता है तो जहाँ तक हमसे सहायता हो पाती है मैं कर लेता हूँ। तो इसमें मुझे एक अच्छा अनुभव लगता है। जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो हृदय को सुकून मिलता है, चलो मैंने आज जीवन में कोई अच्छा काम किया है। तो सर जैसा कि आप स्कूल खोले हैं, कोचिंग खोले हैं, उसमें शिक्षा आप देते हैं, तो एक नॉर्मल आदमी के पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो आप इस लाइन में ही क्यों गए? हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए सबसे पहला हमारा 2 प्रोफेशन है जी। सबसे पहले कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने नाना जी का और अपने दादाजी का, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। और हमारे नाना जी का नाम स्वर्गीय श्री पंडित श्री सूर्यवली झा था, और दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर झा। दोनों 5 और 7 भाषाओं की ज्ञाता थी जी। और बाय ब्लड मैंने कहीं से भी संस्कृत सीखी नहीं थी। आज तक मैंने कभी संस्कृत किसी से नहीं पढ़ा था, नेवर। जब तक वो थे तो नाना जी ने पढ़ाया, और जब तक हम बड़े हुए तब तक दादाजी नहीं रह पाए जी। तो बाय जेनेटिक मुझे ये गुण मिला। और मेरा मानना था कि देखिए कमाने का जरिया
यहाँ से लेके आप चाहे दिल्ली पंजाब कहीं भी कमा सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं। परंतु अगर हम शिक्षा की जगत में आते हैं तो ये वह सेंटर है, जैसे आपने सुना होगा ना कि ये प्लेटफॉर्म है, यह रेलवे स्टेशन है, यहाँ हर एक तरह के लोग, जंक्शन है यह, तो जंक्शन पे जब हर एक लोग आते हैं तो वहाँ पे उनकी खट्टी मीठी बातें भी होती हैं। तो स्कूल को मैंने क्यों चुना, क्योंकि स्कूल वह केंद्र है जहाँ पे बच्चों के बीच के डिफरेंस को हम खत्म कर सके। लोगों के जो अभी जो देख रहे हैं मानसिकताएं, आज इंसान बीमार नहीं है, इंसान की सोच बीमार है। कोई इंसान खराब और अच्छा नहीं होता है, इंसान की सोच अगर अच्छी हो जाए तो स्कूल में हम केवल या कोचिंग में हम लोग का ध्यान केवल रहता है बच्चों की सोच को अच्छी करना, कि वो आगे की जो पीढ़ी है उनके अंदर आगे ये भेदभाव का भावना ना रहे। और नियम कहता है कि जहां भेदभाव मिटेगा वही उन्नति फलेगा। जैसे आप देखिए कि बड़े बड़े कंट्रीज में कि जैसे यूएसए में जब फॉर्म लिखा जाता है तो वहाँ पे आपका कास्ट का बोर्ड नहीं आता है, वहाँ कास्ट का जो पैराग्राफ है वो नहीं आता है। और जबकि हमारे यहाँ होता है। जिस दिन हमारे यहाँ से वो हट जाएगा ना, उस दिन पूरी भारत जो है बहुत डेवलपमेंट के रास्ते पे चली जाएगी। तो वो कैसे होगा, वो उसके लिए प्लेटफॉर्म है स्कूल। क्योंकि स्कूल में बच्चे उनको याद रखते हैं जो उनके चाइल्डहुड के फ्रेंड होते हैं। अभी आपने कॉलेज पढ़ा होगा, सपोज कि मैं आपको लेता हूं, आपने कॉलेज पढ़ा होगा, आपको कितने प्रोफेसर के नाम याद हैं? अप्रॉक्स नहीं होंगे, बिल्कुल। लेकिन आपको अब जब मैं पूछूंगा कि जब आप छोटे थे और आपके साथ कोई टीचर बैठती होंगी, आपको उनका चेहरा याद होगा, निश्चित याद होगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो चेहरा होता है ना, वो हमारा बेस होता है जी। वो हमारा बेस होता है। और बेस में अगर हम बच्चों को अच्छी चीजें भर दें तो आगे जाके भी उसके मन में ये चीज नहीं आएगी। तो हमारा ये उद्देश्य था कि बच्चों के मन में भावना जो होती है, जो आजकल समाज में चल रहा है, उसको नष्ट करना और सबों के प्रति सम्मान की भावना। और खास तौर से मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूं हमेशा से, और करता आया हूं और करता रहूंगा जीवन पर्यंत तक, क्योंकि मुझे भी एक स्त्री ने ही जन्म दिया है जी। और मेरे पास एक बहन नहीं है, तो कभी कभी कमी खलती है, लेकिन मोहल्ले और समाज जितने भी हैं या मैं जिनके घर जाता हूं, विद्यालय में जितनी शिक्षिकाएं होती हैं, मैं उनको दीदी ही बोलता हूं। अच्छी बात है सर। बिकॉज देखिए हमारे घर से मुझे संस्कार मिला, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, और मैं अपनी माँ के आदर्श पे चलता हुआ आज समाज में ये चीज़ दे रहा हूँ। आज मेरे माता पिता ने कई लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में शादी भी करवाया जी। जो गरीब थे, गरीब तबके के लोग बिलोंग करते थे, उनका मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जी। तो अच्छा लगता है जब समाज में कुछ अच्छा करता हूँ। विद्यालय में जब लोग देखता हूँ कि ये बच्चे अब समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इनके पास से कोई भावना, बुरी भावना नहीं क्रिएट हो रही है, तो अच्छा लगता है कि चलो मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है। और एकाएक तो ये आने की चीज़ है नहीं, क्योंकि पहले हमने ख़त्म किया तो कुछ अब सोशल रूप से इसको घर के लोग भी अगर इसमें कॉर्पोरेट करते हैं, वो बच्चा बिल्कुल इन सब चीज़ों से मुक्त होगा और उसका बेहतर भविष्य होगा जी। बेहतर भविष्य के लिए हमें इन सब चीज़ों से उठकर बाहर आना होगा, तभी हम संभव है, अन्यथा नहीं संभव है जी। तो सर आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचे हैं? भविष्य के लिए मुझे शिक्षा जगत में ही रहना है। इसी में जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूँ, मेरा उद्देश्य है शिक्षा जगत में ही रहना, लोगों के लिए हमेशा कल्याणकारी काम करना जी। क्योंकि देखिए धन तो कमा सकते हैं, वो नाश हो जाएगा। कहा भी गया है धनस्य त्रयस्त गति भवति दानम भोगम च नाशः। धन की 3 गति होती है, दान, भोग या नाश जी। अंतोगत्वा क्या है उसका गति? नाश होना। परंतु विद्या एक ऐसी चीज है जो मेरे जाने के बाद भी लोगों के मन में जीवित रहेगी जी। धन तो नष्ट हो जाता है, परंतु ज्ञान रूपी धन कभी नष्ट नहीं होता जी। इसलिए मुझे शिक्षा रूपी धन को ही सभी जगह प्रचारित करना है जी। ताकि मैं अगर ना भी रहूं इस दुनिया में तो मेरी यादें लोगों के मन में जीवित रहें शिक्षा के रूप में। सर आपने एक लाइन बोला था कि आपसे ऑनलाइन क्लास दिल्ली की एक बच्ची जुड़ी थी। अगर आपसे कोई हमारा जो अभी देख रहा है, हमारा जो दर्शक देख रहे हैं केबी स्टूडियो के माध्यम से, अगर उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपसे अभी जुड़ना चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो ऑनलाइन का सुविधा, अभी कोरोना काल जो है अभी खत्म नहीं हुआ, तो वो किस तरीके से आपसे जुड़ेंगे? देखिए सबसे पहली मोड क्या है कि
जो कोई बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसमें 2 मोड्स है। पहले कि आपको अगर लगता है कि वी आर नॉट एबल टू वियर द पेमेंट, देन यू विल टेक फ्री क्लासेस। क्योंकि बच्चों को मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो धन के अभाव में ज्ञान ना ग्रहण कर सके। ज्ञान सबका अधिकार है, ज्ञान पर सबका अधिकार है। और अगर जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक साइट है यूनिक कृष्णा क्लासेस, यूनिक कृष्णा क्लासेस है, उस पर वो अगर चाहें तो जुड़कर हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी चीज पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है? यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे है। सर का यूट्यूब चैनल है, आप लोग जो भी देख रहे हैं हमारे दर्शक उसको नोट कर लीजिए। अगर जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आपको पढ़ने की आप में चाह है, इच्छा है, आपके पास पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव के वजह से शिक्षा छोड़ देते हैं, उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं करती है, क्योंकि अभी के टाइम में शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया गया है। बड़े बड़े स्कूल खोल दिए जाते हैं, उसमें बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में आता है कि काश मैं वो स्कूल में पढ़ता। अगर वो स्कूल में नहीं पढ़ पाते, जिस वजह से उसका मन टूट जाता है और वो अपना शिक्षा ही छोड़ देते, वो पढ़ नहीं पाते। तो सर ने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप सीख सकते हैं। तो सर का यूट्यूब चैनल जो है, आप लोग उससे जुड़ जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सर को कमेंट सेक्शन में आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। सर का जो यूट्यूब चैनल, हम सर को फिर से बोलते हैं, वो एक बार आप लोग के बीच में उसका नाम रखते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। सर प्लीज एक बार नाम मेंशन कर दीजिए। हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसका नाम है यूनिक कृष्णा क्लासेस। उसमें जिन बच्चों को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी भी सब्जेक्ट में अप टू 10 एनी सब्जेक्ट्स, अदरवाइज 11th 12th और ऑनर्स लेवल, यू कैन आस्क टू मी संस्कृत और हिंदी। तो आप किसी भी समय अपना क्वेश्चन भेजें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन दूंगा आपको जी। और सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने मन से जो हीन भावना है कि लोग समझते हैं कि मैं कमजोर हूं, इसको दूर कर लो। क्योंकि लोग तभी आपको पूछेंगे जब आपका कद आगे बढ़ेगा, और कद कैसे बढ़ेगा? तो धन से नहीं बढ़ने वाला, वह बढ़ेगा ज्ञान से। और जब आपके पास ज्ञान होगी तो ज्ञानवानों को सारा संसार पूछता है। तो सर, हमारे जो दर्शक अभी हम लोग को केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा रहा यहाँ का अनुभव? देखिए, सबसे पहले केवी स्टूडियो हमारे लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहा। और सबसे पहले मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं रोशन सर का आभारी हूँ और उनके इस टीम का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। क्योंकि बेगूसराय में आज से पहले ये कभी ऐसा नहीं था कि लोग अपने आम व्यक्ति अपने विचारों को लोगों के समक्ष रख पाए। साधन है हमारे पास, परंतु अभाव है तो जानकारी का। साधन है हमारे पास, अभाव है जानकारी का। क्योंकि हमारे घर के बगल में मिल रहा है सामान, लेकिन हमें जानकारी नहीं है और हम बाहर दिल्ली और पंजाब में घूम रहे हैं जी। तो ये प्लेटफॉर्म है जो लोगों से लोगों को जोड़ रहा है, और इसके लिए मैं भगवान से भी कामना करता हूं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये दिन रात आगे बढ़ता रहे और लोगों के बीच इसकी एक अच्छी छाप बनती रहे जी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि रोशन सर का जो यूट्यूब चैनल्स है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो जितने भी उनसे रिलेटेड उनके चैनल्स हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और वैसे चेहरे आपको मिलेंगे जो जिनको आपने देखा तो है परंतु उनको जानते हैं, परंतु उनके ज्ञान को नहीं जानते। उनको जानने के लिए पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा, और जहां से अधिक इस चैनल को शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति इस चीज़ को जान सके कि उसके अंदर क्या है। और यह एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो आज सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर ने अपना बहुत कीमती समय दिया हमारे केवी स्टूडियो के लिए, इसके लिए केवी स्टूडियो उनका दिल से आभारी रहेगा। सर ने बहुत अच्छा लाइन बोला, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट अभी ये देख रहे हैं, तो आप लोग पढ़ने पे फोकस कीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने फैमिली का नाम रोशन कीजिए, अपना जहाँ जिस जगह से बिलोंग कर रहे हो उसका नाम रोशन कीजिए। तो सर से मिलकर आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं सोनी सिंह आप लोग से मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।